जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। रविवार 9 बजे का समय और देशों विदेशों से सुनने वाले तमाम लिसनर्स का हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम बदलते दौर में आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे और जिन पैनलिस्ट से बात करेंगे उनसे आपका तारुफ करवाएंगे कुछ ही समय बाद। उससे पहले आज की हेडलाइंस। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की लॉन्च। 131 पर कर सकते हैं आप कॉल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने गाय हत्या बैन का किया विरोध। मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने एक हेड कांस्टेबल को कुचला। अस्सी घाट पर नरेंद्र मोदी ने किया अपना वादा पूरा, सफाई अभियान जारी। वेट लिफ्टिंग में 21 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव, अस्थायी रूप से किया सस्पेंड। चाइना ने लद्दाख पे फिर घुसपैठ की कोशिश। यमन में पाकिस्तान सरकार के ऑपरेशन में 11 भारतीयों को निकाला बाहर। और बॉलीवुड में आर माधवन जोड़ी ब्रेकिंग के बाद लंबे अरसे बाद कर रहे हैं वापसी। तनु बेट्स मनु रिटर्न्स में दिखेंगे आपको। और जी अब समय है आपको मुद्दे और पैनलिस्ट से मिलाने का। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेबल इन पॉलिटिक्स एंड जुडिशरी। इस पर बात करने के लिए आई हैव गॉट डॉक्टर रमेश सरीन। ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड ही इज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ही हैज द ऑनर टू टीच ब्रेल टू सदन दास गुप्ता who was a parliamentarian. Sir, welcome. Thank you. I have got a well-known disabled activist and lawyer, Mr. Subhash Bishish ji. He has also written a wonderful article over how a blind can work as a judge. So we'll talk with him as well. Sir, welcome. Namaskar. I have got Mr. Lakshmi Subramani. He's a journalist in Deccan Herald. He's working as a sub-editor. Sir, welcome. Thank you very much. And Shishologyist from Hyderabad University is a professor of Shishology, Mr. Annabaram ji. Sir, welcome as well. Thank you. Thank you. जी सरीन सर, आपसे इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। और आज की जो डिस्कशन है दो भागों में हम करेंगे। पहले हाफ में हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और दूसरे हाफ में हम बात करेंगे जुडिशरी को लेके। तो पहला सवाल आपसे आज की डिस्कशन का आरंभ करते हैं और सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन से हमारा क्या तात्पर्य है। और अगर हम बात करें सदन दास गुप्ता जी की, जय जमुना प्रसाद शास्त्री जी उनके समय में, और जो वर्तमानिक सिचुएशन है आज की, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उस पर आपके विचार चाहें। पहली बात तो आपका सवाल ये कि रिप्रेजेंटेशन से हम चाह क्या रहे हैं। जी, रिप्रेजेंटेशन से सीधी चाहत ये है कि हमारी आवाज उन सारे लोकतंत्री निकायों तक पहुंचे, डेमोक्रेटिक जो ऑर्गन्स है वहां तक हमारी आवाज पहुंच पाए। और ये फिलॉसफी कि लीड द ब्लाइंड एंड लेट द ब्लाइंड, या फिलॉसफी ऑफ द ब्लाइंड, वो इस चीज की ओर संकेत करती है कि हम अपने फैसले खुद के द्वारा होने की अपेक्षा रखते हैं। कि हमारा मानना यह है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो कहीं वो एहसास जब तक नहीं है तो हमारे लिए जो भी कानून बनाएगा वो या तो दया और तरस के चलते बनाएगा, और नहीं तो हमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके समझ के कुछ कानून बना डालेगा। तो इसलिए कि हमारी आवाज हम खुद बनी,
उसके नाम पर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली जो 2 रिप्रेजेंटेटिव पूरे इन 60-70 साल के समय में हमारे यहाँ आए, वो किन्हीं खास परिस्थितियों की बाई प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली ब्लाइंड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे बहुत सीधी सी चीज है, जब तक सही ढंग से आरक्षण नहीं होगा, ब्लाइंड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे। कुछ लोग कैजुअली, मिराकुलसली या खास क्लास करेक्टर लेकर आ गए तो आ गए। दे कैन नॉट बी ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स वेयर दे कैन हैव द जनरल एस्पिरेशंस ऑफ द ब्लाइंड एज सच। मैं दोनों के एग्जाम्पल से बात अपनी साफ कर देता हूं। साधन चंद गुप्ता को देखें तो ब्लाइंडनेस के बारे में उनके अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज प्रेसिडेंट टू नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं दे कम ओनली फ्रॉम द कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ कलकत्ता और कम्युनिस्ट पार्टी टू सम एक्सटेंट ऑफ इंडिया। उसके नाते ठीक है, वो अच्छे स्पोक्समैन थे, उनका आज भी कम्युनिस्ट पार्टी आदर करती है। एंड द सेकेंड वन, यमुना प्रसाद शास्त्री आए, गोवा का आंदोलन नहीं होता, गोवा के आंदोलन में वो ब्लाइंड नहीं हुए होते, और 77 में ये पॉसिबिलिटी न होती कि आप जनता दल के नाम से जिस किसी को भी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा, तो शायद वो नहीं जीतते। तो ब्लाइंडनेस वहां भी नहीं है, क्योंकि उनको मुझे पढ़ाने का मौका मिला। जो उनकी स्थिति थी वो इतनी शोचनीय थी। अगर 70-80 साल में भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्लाइंड 0 है तो ब्लाइंड का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता जी। तो मेरा मानना यह है कि जब तक, जिसकी मांग हम 1972 से करते आ रहे हैं, आरक्षण की बात नहीं होगी, तब तक ब्लाइंड जो भी आएगा वो कैजुअली आएगा, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ केवल एक बात और जोड़ दूं, बाकियों के लिए छोड़ दूंगा बातें। अगर इस देश में एंग्लो इंडियंस जो कि 2 लाख या 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, व्हाट इज रॉन्ग विद ब्लाइंड? जी, एग्जैक्टली। Subramani sir, what are the developments among the blind in the awareness of representation in politics? No, I think we are talking about somewhat futuristic topic in a sense. You know, if you look at the mainstream community, I'm talking mainly from the point of view of the news media, the political and legal representatives, and what they think of the blind community. If you look at it from that point of view, I would say that the awareness levels, especially in terms of the requirement for representation, doesn't seem to exist. You know, that's the reality of it. Because today blindness issues are seen as charity issues. You know, it is a bitter truth that in spite of the fact that we have signed UNCRPD, we are still looking at issues basically in terms of livelihood, at best about livelihood, and at worst about charity survival. So I think there need to be a substantial change in the mindset of those who lead the political institutions and judicial institutions to allow a breath of fresh air to enter and the change to enter. And I feel that I think our community members are very active in representing the community to these people. And if we have the right opportunity, the change can happen sooner than later. That's what I feel. Okay. सुभाष सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जब से PWD एक्ट को इन्फोर्स किया गया है, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत है हमें, और क्या PWD एक्ट, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हैं लॉ में, तो उसमें कुछ प्रावधान है जो डिसेबल लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए? सुभाष सर। हमारे डिसेबिलिटी एक्ट में दानिश ऐसा कुछ प्रोविजन पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर तो नहीं है, लेकिन यस, इट टॉक्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स।
वो उद्देश्य है हमारे लॉ का। तो उसमें फुल पार्टिसिपेशन की बात करें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हम उसको ऑटोमेटिकली उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यदि धरातल पर देखें तो हमारे जितना भी ब्लाइंड सेगमेंट है उसका इंटीग्रेशन अभी भी कम्युनिटी के साथ जिस तरीके से होना चाहिए वो हुआ है नहीं। वो अभी भी आप इफ यू लुक एट पीपल, they still look at the issue of blind as a charity, as my earlier speaker had said, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि आज भी आप ब्लाइंड का समावेश जरूर हो रहा है रिजर्वेशन के माध्यम से या अपने कंपटीशन पर मेरिट के माध्यम से, वो जरूर अपनी सब जगह में जा रहे हैं। लेकिन जो अभी भी जन सामान्य में ब्लाइंड की कैपेबिलिटीज के बारे में जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अवेयरनेस अभी भी नहीं है। और शायद इस अवेयरनेस के अभाव के कारण, अच्छे रोल मॉडल्स के अभाव के कारण वो एक्सेप्टेंस या वो अपेक्षाएं ब्लाइंड कम्युनिटी से खुद हमारा पॉलिटिकल समाज ही नहीं करता है जी। हमारा जुडिशियल समाज भी नहीं करता है जी। एक लिप सर्विस जरूर दी जाती है, लिप सर्विस जरूर दी जाती है, लेकिन अभी भी वहां पर एक बहुत बड़ा काम बाकी है। जी बिल्कुल, हम जुडिशरी पे भी बात करेंगे इस बार सर आप पर। और नाबरम सर, आपको क्या लगता है क्या समस्याएं बेसिकली आती हैं जब हम प्रतिनिधित्व करने जाते हैं पॉलिटिकल क्लास के लिए? तो क्या आपको भी लगता है कि कम्युनिटी में बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जा रही है? धनुष जी, मुझे ये लगता है जब जो भी कम्युनिटी आप लीजिए, बी इट अ वुमन और एनी अदर underprivileged classes or castes, and of course disability, the first point, I think the foundation for any representation is a participation. अगर प्रतिनिधित्व से पहले भी आप अगर पार्टिसिपेशन नहीं है किसी क्लास का, पॉलिटिक्स में हो या जुडिशरी में हो, तो अब कहां से लाएंगे रिप्रेजेंटेशन? अगर कल hypothetically let me say this, tomorrow if we succeed in convincing the government to pass a law for 3% reservation in Lok Sabha, for example, where are these 3% disabled going to come from? They will definitely be the nephews, nieces, and kins and kith of those politicians who are already there in the mainstream. They will just pick up the candidates wherever and wherever they can get, just put them in. This is because we don't have active, visually impaired participants in the politics in the first place. And take any national party, let's ask Congress party or BJP, for example, two the major national parties, how many PWDs are actually registered, actively registered in their organizations? I'm saying this, tomorrow even if the same problem will be applicable even if you have 33.3% reservation for women, because you won't have this sufficient women participating in the political parties. So मुझे लगता है प्रतिनिधित्व ठीक है, we have to talk about it, but we should also actively push for participation. Exactly. Whether this can happen from bottom up or top to down, I'm not sure, because should politicians on the top take some policy to involve PWD in their policies, or should disabled themselves take a resolution among themselves to go and participate in the political affairs of different parties? I'm not sure about that. But what, for me, I think the preliminary thing is participation. Unless and until we ask for participation, representation, I think, won't help us much. That is the biggest bottleneck as far as representation today is concerned. Okay. सरीन सर, हमने देखा है कि कई जो राजनेता हैं, तो हमने देखा है कि उनकी जो अवधारणा है नेत्रहीनों को या विकलांगों को लेकर बड़ी ज्यादा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं मानी जा सकती। तो क्या रीजंस हैं जब हमारे जो राजनेता, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां के सोशल जो वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये विकलांग तो बोझ है सोसाइटी पे, तो वो सेंसिटाइज नहीं है। तो अगर इस तरह के राजनेताओं की अवधारणा होगी तो क्या विकलांग आगे बढ़ सकते हैं, और क्या कारण है कि वो इतने प्रतिकूल हैं विकलांगों के प्रति, उनकी सोच? जी देखिए, मैंने इसीलिए अपनी बात पहले बहुत अदर वे राउंड, जैसे अन्नावरम जी ने रखने की कोशिश की, उसके बिल्कुल अदर वे राउंड रखी थी। मेरा अपना मानना ये है कि हम दूसरों के मुंह से अपने दर्द को ईमानदारी से नहीं कहला सकते। वो रिप्रेजेंटेशन या तो ओवर एग्जेजरेटेड होगी या
बिलो नॉर्मल होगी। और क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी नजर में रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है, बाय डिंट ऑफ चांस XYZ उन्हें टिकट दे देता है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं। दे आर नॉट रियली क्वालिफाइड फॉर द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसी हालत में जब वो अनक्वालिफाइड होकर डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिस समय SC/ST का से 16 प्लस 25% प्लस 9% या अदर इवन OBC को 27% टर्म ले गए, जहां वहां रिप्रेजेंटेशन बगैर ये सोचे हम देना चाह रहे हैं whether they are really educated or not. What is wrong if similar representation is given to the disabled without training them? क्योंकि ये तो साफ है, इनमें से आएगा वही जो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में होगा, पर एक रिप्रेजेंटेशन तो होगा, हमारी बात तो कहेगा, हो सकता है दबी जबान से कहे लेकिन कहेगा तो सही। और जहां तक नेताओं की बात है, देखिए नेताओं के लिए पूरा एटीट्यूड लेवल पढ़ना होगा, जिसके लिए वो अकेले जिम्मेवार नहीं है। जो कहानियां पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो लिंग्वा फ्रांका में जो डेवलप्ड ईडियम्स हैं, वो सारे के सारे उसके जिम्मेवार हैं। और ये टिपिकल सोच, पर्टिकुलरली ब्लाइंड और डिसेबिलिटी की बात नहीं करना चाहूंगा जी, कि आंख मूंद ली तो जो हमें दिक्कत हो रही है ब्लाइंड को भी दिक्कत है। इट इज हॉरिबल। जी, वो एक बार आंख मूंदेंगे सीढ़ियों से गिर जाएंगे। हमारी आंख बहुत समय से मूंदी हुई है, वी नो द टेक्निक, हम प्यार से सीढ़ियां उतरेंगे। एंड दैट बेसिक डिफरेंस दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। मैं इसमें लीगेसी भी देखता हूं, अपार्ट फ्रॉम देयर इनोसेंस। कोई चाहता भी नहीं है कायदे से कि ये लोग हमारे पास आके बगल में बैठ जाए। अब इसीलिए मुझे नहीं मालूम है ये आपके रेडियो के स्टैंडर्ड के खिलाफ भी हो सकती है मेरी बात। मेरा दृढ़ मानना है कि आज भी कुछ तथाकथित एजुकेटेड या मिडिल क्लास के लोगों को छोड़ दीजिए, ब्लाइंड को आज भी लोग छूने तक से परे रखते हैं, तो उसको क्या करिएगा। मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि हम शायद कोड़ी से भी बदतर स्थिति में हैं। जी जी, आपको बिल्कुल अपनी बात रखने का पूरा हक है। जी सुब्रमण्य सर, we have specially invited you to have your views. So these views are coming from your experience. So we are trying to reach to the maximum people. Subramani sir, now my question is to you. We have seen some of our blind fellow member has shown interest into entering the politics, but sometimes we've been outrightly rejected, or else we've been given ticket in an area where there is no chance at all to get victorious. So at this point of time, in this situation, what would you like to suggest? What are your views? No, I tell you what, there are see, politics of today is conducted based on influence. Okay, it doesn't matter. You could be blind, or you could be educated or not educated, or you could belong to a backward community. It doesn't matter. Okay, politics of today is conducted on the basis of your influence with the upper echelons of a party, the top level of a party. Okay, if you are able to influence the top level, convince them that you are a part of a constituency which is beneficial to them, and you represent the interest of the party in the most important of constituencies, definitely there is a possibility of a blind person entering politics. As Sareen sir was saying, one of the most important issue that we have here is that it's not about a blind person representing, a blind person being a part of the institution, maybe parliament or the high court or supreme court, but do they really represent the blind is another question. Exactly. In my opinion, I feel that basically they represent the influential lobbies that promote them. Okay, it applies to any politician. I'm not talking about blind in particular. Okay, if for example, I'll take this issue into. See, there is a minister, union minister from Uttar Pradesh, who made a very outrageous statement in Delhi before the Delhi elections. I'm sure you're all aware of it. Why, action wasn't taken against her? She should have been removed for the kind of things that she said. She said it was not done. Why? Because she represents a very, very important constituency of voters, which the ruling party wants to harness. Exactly. So,
it depends on the level of influence that a person has in his own society or community or constituency. I think that is the key here. It is not about disability. Exactly. Tomorrow, I feel that a blind person who is a lawyer, someone like Mr. Vashisht, for example, is in a better position to represent us as a constituency or as a community because they are articulate by nature. Secondly, they have seen the political world. It's not that they have not seen. They have seen by way of dealing with different cases, by dealing with persons of influence in different means and ways. I'm sure that they understand the the purpose why we want to be represented. But for that you have to start from the basic level and get to the top, so that there is some level of influence at the top of a political party for you to get that kind of influence and representation. जी सुभाष सर, बहुत अच्छा पॉइंट सुब्रमण्य सर ने रेस किया और इसी सवाल को आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपने काफी काम किया है डिसेबल के साथ, ब्लाइंड फेलो मेंबर्स के साथ, तो क्या जैसे इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अगर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे फेलो मेंबर्स आ भी जाते हैं आगे, क्या वो वाकई रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि सरीन सर ने भी बोला कि सदन दास जी और यमुना प्रसाद जी वो भी कुछ खास कर पाए नहीं डिसेबल को लेकर, और हमने और भी क्लासेस देखी हैं कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जहां पे ब्लाइंड पहुंच तो जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, लेकिन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपका जो चुनाव है या आपको जो सीट मिलेगी या आपको, वो पूरी तरह से दो चीजों पर निर्भर है। नंबर एक कि आपकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो सीनियर इकोलॉन्स है, उनके साथ क्या संबंध है। नंबर दो, आपके कम्युनिटी में आपकी होल्ड कितनी है, आपने कितना काम किया है, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, आपके लिए कितने लोग वोट देने को तैयार हैं। हमारे इस सेगमेंट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरा जो ब्लाइंड सेगमेंट है वो एक जगह केंद्रित नहीं है, वो बिखरा हुआ है। आप क्षेत्रवाद को ले लें, धर्म को ले लें, इन मुद्दों पर बहुत सारे राजनीतिक अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, लेकिन इस डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर रोटियां सेकना, मैं उस भाषा में कहूं, या एक वोट जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने ब्लाइंड हो सकते हैं, कितने फिजिकली चैलेंज लोग हो सकते हैं, या कितने हियरिंग इम्पेयरमेंट या और दूसरी डिसेबिलिटीज के लोग हो सकते हैं जो अपने एक नुमाइंदे को आगे प्रस्तुत करें और इस लायक हो जाएं कि उसको जिता दें। तो ये एक बहुत बड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है। आप इसमें केवल ब्लाइंडनेस की वजह से जाना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना तो ये है कि वो व्यक्ति मान लीजिए चला भी जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट ग्रुप को, अपने जो सेक्टर है उसके इंटरेस्ट को वो कभी रिप्रेजेंट कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं, वो किसी प्रकार से नहीं कर पाता है। रिजर्वेशन का जहां एक मुद्दा आता है, हमें लगता है कि लोअर लेवल पर जैसे ग्राम सभा है या इस लेवल के काउंसिल्स या ब्लॉक वार्ड मेंबर्स, इस लेवल पे यदि रिजर्वेशन होते हैं तो आई एम श्योर किसी तरीके से, चाहे बेशक वो भाई भतीजावाद, पत्नी या और कोई संबंधी के रूप में ही व्यक्ति सामने आए, लेकिन उसको एक रिप्रेजेंटेशन मिलने की शुरुआत होगी। आप महिला रिजर्वेशन को लें, वो भी ऐसे शुरू हुआ। शुरू में किसी ने अपनी पत्नी को ले आए, किसी ने अपने परिवार के किसी मेंबर को ले आए और उसके बदले कोई और ही उसको इंस्ट्रक्शन देता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग एम्पावर होते हैं एंड ग्रेजुअली दे टेक थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स। वो बहुत लंबे समय तक उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। जब वो सीखते हैं, उस सिस्टम में बैठते हैं, तो वो भी सीख जाते हैं। तो रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता है, तरीका हो सकता है, जिसके माध्यम से आप ब्लाइंड का एम्पावरमेंट इस सेक्टर में या दूसरी डिसेबिलिटीज का एम्पावरमेंट इस सेक्टर में शुरुआत की जा सकती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अन्नावरम सर, अब हम इस डिस्कशन के लास्ट सवाल हैं, फिर आगे हम जुडिशरी पे बात करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा, फ्यूचर में, भविष्य में आप किस तरीके से देखते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेबल्ड और ब्लाइंड? जी अन्नावरम सर। Sorry, yeah. I think, as the Vashisht ji was correctly pointing out, one of the problems we, as the blind community, face in this country is scattered mentality. So, Sarin साहब ने इसके ऊपर लिखा था, मैं भी पढ़ा हूँ उसके बारे में. That
problem, I think, is not going to go away soon. We will remain as a scattered community. The best solution, which I think, which unfortunately hasn't yet, is that we have to push in ourselves into the mainstream first. Not necessarily as the representatives of the blind, but as equal members in the society and their political parties. Once you get it, it is possible that, supposing you get a chance to speak 15 times in the overall life of your years of parliamentary life, for example, even if you can speak 5 times about the blindness and 10 times about your own interested group, I think you speaking as a blind, I think can make a huge difference, even if that can be a 5 at some point of time happen. I don't know how it's going to happen, but as far as let me say it frankly out of my heart, as far as the political representation of the blind is concerned, the future still seems very dim. At least in the next 3-4 decades, if something really happens, that will be a miracle. Perhaps it will be a miracle. The second thing, if you don't take me as a pessimist, there is not a blind, but there is a disabled minister, a very influential minister who changed parties. He was there in the 2 UPA governments as a cabinet minister. He was a completely, I won't take his name, completely disabled person. And when disabled groups go to him and ask him, he would, I wasn't brought up as a disabled. I am not here in this Congress party as a disabled. He's probably you can say is the 6th top or 7th top in the Congress party. That is the problem, So therefore, representation of yourself, the blind to represent blind community may seem very rosy at the outset, but it may not exactly give you the kind of results that you may expect. But of course, over a period of time, things may get matured and things can happen. But when will that happen? I'm little pessimistic about it. That happening in the very near future. जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक आप रेड्डी जी की बात कर रहे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं. तो well, I damn care about such politicians. I seriously damn care about them. ओके, तो हमने पॉलिटिक्स की बात की, और ऐसे लोगों को हम डिसेबल मानते ही नहीं है जो रिप्रेजेंट. इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी किया था बशीर सर से, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है ऑलरेडी कि ऐसा होता है कि जब कोई टॉप ब्रास बन जाता है या टॉप पोजीशन करता है तो कम्युनिटी को भूल ही जाता है. वेल, सरीन सर, अब हम बात करते हैं जुडिशरी की. जुडिशरी में जो वर्तमान में जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपके क्या विचार? जुडिशरी के बारे में मेरा एक मानना बहुत सीधा सा ये है कि जुडिशरी पर पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो आम ब्लाइंड के मतलब की नहीं है. लॉ कितने ब्लाइंड करते हैं डिस्पाइट रिजर्वेशन इन वेरियस यूनिवर्सिटी, और लॉ करके सस्टेन कितने लोग करते हैं एज ए लॉयर. तो जुडिशरी में जाने का सीधा फंडा यही है कि आप कम से कम 10 साल लॉ प्रैक्टिस करें. मैं जुडिशरी में जाना एज ए क्लरिकल जॉब बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. जुडिशरी में जाने का सीधा मतलब है कहीं ना कहीं जज बने. तो अब ये जो अपने आप में लाइन ही ऐसी है जिसमें बहुत गिने चुने लोग जाते हैं, तो वो गिने चुने भी कहाँ तक रुकते हैं वो गिने चुने लोग ज्यादा अच्छा जाने. यद्यपि मेरा मानना बिल्कुल है कि जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी शायद बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनमें सीधा एक जज डिसेबिलिटी फैक्टर को सामने रखकर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, क्योंकि जो नहीं भी हैं उस फील्ड में, ब्लाइंड नहीं भी हैं, डिसेबल्ड नहीं भी हैं, उनके जजमेंट कभी बहुत फेवरेबल, कभी टोटली अनफेवरेबल, डिपेंडिंग अपॉन देयर मूड, डिस्पाइट द फैक्ट वेरियस थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द बुक्स. तो मेरा मानना ये कि क्योंकि गिने चुने जाएंगे, वो चले जाएं, बहुत अच्छा लगेगा एक ब्लाइंड जज बन जाए, पर वाकई में वहाँ ब्लाइंड के रिप्रेजेंटेशन का इशू है
इस पर मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। मैं ये जरूर मानता हूँ कि शायद मुझे कल्पना की गई है कि जस्टिस इज ब्लाइंड, वहां वाकई में अननेसेसरी इमोशंस, पैशंस, रीजनिंग, सॉरी अननेसेसरी इमोशंस, पैशंस को परे रख के शायद वो बेटर रैशनल जज हो सकते हैं। जी, और मैं बता दूं कि मेरे पास जो चैट्स आ रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्री से चैट आ रही है, और ये जो हमने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं तो हमने लगभग 100-150 लोगों से बात करके किया है, और उन्हीं के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहे हैं। और लिसनर्स, आपको बता दूं कि आप वशिष्ठ जी का जुडिशरी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं आप, हाउ अ ब्लाइंड कैन बी अ जज, हाउ कैन ही वर्क एज ए, हाउ ब्लाइंड कैन वर्क एज ए जज, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इस एपिसोड भी वो भी आप YouTube पर भी हमारे तमाम डिस्कशन सुन सकते हैं। धनुष जी, जी हेलो जी सर, जी अन्नावरम सर। It may be useful for the audience to know that one of the founding members of the Constitutional Court of South Africa was a blind. Exactly. We had an opportunity to meet him. So there are the examples. I think there are a couple of blind judges in the United States of America and Canada. So there are examples of blind being judges. It's not something. We're not talking something about. Exactly. I will get back to you over this. जी बिल्कुल, दक्षिण कोरिया में जाकिर जी हैं आई थिंक, और हैंस ये सुभाष सर के आर्टिकल में मैंने पढ़ा था. We'll talk about surely over that. Subramani sir, my question to you is, why we have seen very poor participation in judiciary of blind? Only we have witnessed a single justice, Mr. Chakrabarti from Tamil Nadu, if I'm not mistaken. So why such a poor? No, see, there are a couple of things. One is, I think the number of lawyers proportionate to the blind community is very less, as Sarin sir was pointing out. First of all, we should have enough pool of lawyers, among which, based on seniority, and now of course, there's a change in the way the lawyers are going to be. Judges are going to be elected to the high courts and Supreme Courts. So we should have enough body of lawyers, pool of lawyers in the first place to talk about them becoming judges. In the short term, I don't really think that the situation is going to change much on the ground, but there is room for optimism, because unlike politics, in a legal world, your depth, understanding and interpretation of law makes you, puts you above, a cut above the rest, and secondly, the way, the kind of cases that you take, the way you argue and the way you sort of represent yourself among the pool of lawyers, it will put you above the rest. I feel that the kind of knowledge that is required, I think a blind person has already. There are people who have demonstrated not only the knowledge, the interpretation, and the understanding of the law in a better way in different courts. So in the short term, no, I don't really see much of a sort of change in the blind representing being represented in judiciary. But in the long term, people like Subhash, people like our Rungtaji and others, I feel they kind of present themselves as a role model, and there are people who look at them, look at their success, and aspire to be lawyers. I'm sure the next 10-15 years there will be enough constituency of lawyers among the blind to give a shot at judiciary. Ji. And I place on record, Subramani sir, today while preparing the questions and report over this show, I spoke to many people, out of them 5 people who have outrightly rejected me to give any sort of remark about the lawyers, especially about the blind fellow members who are working as a lawyer. They said they are harassing us more than a sighted person. I place on record today in my program Badalta Do. No, Ji, Subhash sir, they are very emotional reactions. I don't think maybe necessarily should be taken at the face value. Exactly. जी, सुभाष सर आपसे जानना चाहूंगा, अब मेरा आप विस्तृत रूप से बताएं कि जो हमने देखा आज तक, जो चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो
जो गाइडलाइंस की बात हो, तमाम जो लॉ आते हैं, तो हमें ज्यादा सपोर्ट जुडिशरी की ही मिल रही है। तो अगर हमें जुडिशरी के बेस पे, अगर हमें चाहे वो जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे और भी कानून आते हैं, जब हमें सब कुछ ऑलरेडी जुडिशरी द्वारा मिल रहा है और लॉ जो सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, they are sensitized towards disabled people, then why do we need the representation of the blind or disabled people in judiciary? दानिश, पहला जो मेरा आंसर है वो ये है कि आप एक जुडिशरी में एक पोजीशन पा करके आप समाज में ये प्रदर्शित करते हैं कि आप भी ये काम कर सकते हैं। यू आर एक्चुअली अ लिविंग एंड लाइव रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। A blind gentleman can work as a judge is a huge showcasing the abilities of a blind person. तो मेरा मानना है कि जुडिशरी में ब्लाइंड का होना, मैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ। क्यों? ये पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको कंस्टिट्यूएंसी को जाकर आपकी वो वाली जो एबिलिटीज हैं, लोगों को अपने तरफ आपको वोट दें, आपका एक बड़ा सर्कल हो, वो सब यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ आप केवल अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर आप जज बन सकते हैं। क्योंकि जुडिशरी में अब एंट्रेंस की बात करें तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ दें एक बार, तो जुडिशरी में पहली जो एंट्रेंस होती है वो आपकी लोअर कोर्ट से होती है, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट से होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से होती है। सिटीज में आ जाए तो एमएम और सिविल जज से होती है, दिल्ली जैसा सिटी में आ जाए तो उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, और एग्जाम्स को क्लियर कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे हमारे दिक्कत यहाँ पर जो आ रही है, आई एम वेरी पॉजिटिव दैट एनी ब्लाइंड पर्सन कैन बिकम अ जज, ही कैन राइज एंड दे शुड राइज एंड थिंग्स आर देयर दैट दे कैन राइज। जो दिक्कत आ रही है, जो मैं खुद पिछले करीब 5-6 साल से मैं इस इशू पर लगा हुआ हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं खुद चाह रहा था कि मैं ब्लाइंड बच्चों को, मैं जो भी ब्लाइंड यंग लॉयर्स उनको ट्रेनिंग दूं। नंबर ऑफ ब्लाइंड यंग लॉ ग्रेजुएट्स कम आउट ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, वो सब के सब प्रैक्टिस के अंदर नहीं आते हैं, वो एक नौकरी ढूंढते हैं। वो नौकरी ढूंढकर उनको महीने का एक ग्रुप ए का जॉब मिल जाए, लॉ ऑफिसर बन जाए, कहीं पर कंप्लायंस ऑफिसर बन जाए, तो उनको वो ज्यादा इजी लगता है। क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फील्ड में ये है कि प्रैक्टिस में आप आएंगे तो प्रैक्टिस में आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, या आप किसी बड़ी संस्था में चले जाएं जहां पर आपको रिसर्च में लगा दिया जाएगा, क्लाइंट आपका भरोसा कैसे करेगा कि आप ब्लाइंड हैं, अरे आप कैसे मेरा केस देखेंगे, आप तो मेरे पेपर भी नहीं देख पाएंगे, आप कोर्ट में मेरा क्या केस लड़ेंगे। तो जो मुद्दे ये हैं कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। पर हमने हमारा जो, जैसे मेरा ग्रुप है, उसमें वी हैव एटलीस्ट 2-3 blind people who are actually very actively working as lawyers and they're very very competent। कोर्ट में उन्होंने अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कोर्ट को भी दिखाया है कि yes, blind people are capable of it। हमें 2-3-4 चीज करनी पड़ेंगी। यदि आपने ब्लॉग डिटेल में पढ़ा हो, हमारे पास समय की भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सीमित समय है, लेकिन ब्लॉग यदि आप डिटेल में पढ़ लें तो हमको थोड़े बहुत आधारभूत हमें थोड़ी यदि हमें बदलाव लाने पड़ेंगे जुडिशरी के सिस्टम्स में। जैसे आप जो फाइलिंग करते हैं, क्या हम उसको रीडेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, सो दैट एवरी ब्लाइंड पर्सन कैन रीड। जो रिट पिटिशन या कोई पिटिशन दाखिल हुई, कोई केस दाखिल हुआ, उसका जवाब जो आया, उसका रिजॉइंडर फाइल हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स हुए, क्या हम उनको इस फॉर्मेट में करें कि ब्लाइंड व्यक्ति उसको पढ़ सके, या ब्लाइंड जज उसको पढ़ सके, या ब्लाइंड लॉयर उसको उसी रूप में कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। यदि ये एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है, यदि वो एड्रेस हो जाए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि एक व्यक्ति आराम से ब्लाइंड जज भी बन सकता है, आराम से एक अच्छे कॉम्पिटेंट ब्लाइंड लॉयर के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकता है। आई एम वेरी पॉजिटिव, और मैं पिछले 6-7 साल से लगा हुआ हूं, लेकिन उसमें मुझे मैं नहीं कहूंगा मुझे बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं, क्योंकि रुझान जब तक नहीं है व्यक्ति का, वो डर वो करते बहुत से लोग हैं लॉ, लेकिन लॉ करने के बाद वो एक सेफ एरिया देखते हैं कि यहाँ कहीं नौकरी मिल जाए, वहां पर ज्यादा ठीक है, यहाँ पर जद्दोजहद बहुत है। लेकिन मैं उन सबको एक आपके रेडियो उड़ान के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ। मैं दिल्ली में, आप दिल्ली क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, हम दिल्ली में यदि मुझे 10 कैंडिडेट का बैच भी मिल जाए, हम यहाँ पर उनके लिए कंडेंस ट्रेनिंग करने को तैयार हैं। हमारे बहुत सारे जजेस हैं जो बहुत तैयार हैं उनको आके ट्रेन करने के लिए कि वो जुडिशरी के एग्जाम में सफलता प्राप्त करें और जजेस बन सकें। एक बहुत अच्छा नेटवर्क है दिल्ली में, हम उनको बहुत मदद कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें कैंडिडेट्स चाहिए। कैंडिडेट्स
कुछ कैंडिडेट्स उसके लिए तैयार हों तो बहुत सारे रास्ते हमारे आगे खुले हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, पॉलिटिकल सिस्टम में समझ आता है। और आप ये मान के चलिए कि आप एक लाइव रोल मॉडल बनकर दूसरों को एक अवेयरनेस रेज करते हैं, उससे आप अपना ही नहीं, आप पूरी कम्युनिटी का बहुत भला करेंगे। आप बेशक ब्लाइंड के बारे में एक भी केस अच्छे से सॉल्व न करें, लेकिन यदि आप एक अच्छा जज बन के एक सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ में ही अच्छे जजमेंट्स देते हैं तो कहेंगे नहीं यार वो एक जज है, बेशक ब्लाइंड है लेकिन बहुत अच्छा जज है। एग्जैक्टली। तो आपको ब्लाइंड सेक्टर में काम करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक कॉम्पिटेंट जज बन जाइए, कॉम्पिटेंट लॉयर बन जाइए, पूरी कम्युनिटी का लाभ उसी में मुझे निहित दिखता है। एग्जैक्टली। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स रेज किए हैं और आई होप कि thousands of viewers are listening me, their listeners are listening me, hope they will get the benefit. अनाबरम सर, मैं आपका क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूं, जो आप बात कर रहे थे कि आपकी मुलाकात हुई है कुछ जस्टिस से अब्रॉड में, तो आपको क्या लगता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो क्या दिक्कतें आती हैं हमें बेसिकली जुडिशरी में जाने के लिए एज कम्पेयर टू फॉरेन? हाँ जी, बिफोर दैट आप अगर माफी किया जाए तो आपकी ड्यूटी मैं करूं कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिसनर्स, I think senior advocate Subhash Vasist is not a blind himself, because that was a reference made by one of our panelists. He is sighted, but he has been working in the sector, and he is someone whom you can wake up even in the midnight just by a phone call. Although I haven't spoken to him, but I know a lot about him. So don't get mistaken that he is a blind. He is not a blind, but he is very positive that he can, the blind can become judges. I think that can be a clarification for the audience. जी, thank you. अगर फॉरेन और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए, I'm not sure I'm competent enough to comment on that, but as far as this particular case is concerned, the Jacob in South Africa, that itself is a very, very peculiar story. Mr. Jacob was a freedom fighter in South Africa, the African National Congress Party, from 80s onwards, and he has been in some senses a legal arm for Nelson Mandela. And perhaps the way he was brought into the limelight is very interesting. He told us at a closed doors, sometime during 1988, all his National Congress Party top leaders were arrested, put under prison. But there scores of cases were coming up before the South African Supreme Court. That time it was a French people it was a colony, and there was nobody to contest, to argue on behalf of them. But being an activist, although he was an activist, nobody suspected him because he was a blind. Nobody thought that he could go and meet the people underground. Therefore, he was given a free hand. So this gentleman, Mr. Jacob, used to go meet Nelson Mandela, collect all the details, used to meet all the political party activists, and argue on behalf of them. And perhaps he winning more than a half a dozen of the cases on behalf of the African National Congress Party gave them a hope that he could be a good lawyer. That's how Nelson Mandela chose him to be one of those founding fathers of the South African Constitutional Court, they call it. That itself is a very different thing. I mean, the way he was chosen. And therefore, I don't think that example can be replicated across. But as Vashishji was rightly pointing out, one is, of course, the confidence levels within the blind communities themselves. If I have to say, one of the reasons why many of us, when I was a child, although very, very, very excited and interested in going for a field, one of the reasons we couldn't go for it because we thought, okay, I'll finish my law with distinction, but whom will I join as apprenticeship? Because at that point of time, the rule is, I think now it is no more. The rule for a long time was, for you to be able to be a lawyer, even to start your practice, first of all, you have to have at least 5 years of apprenticeship under a senior lawyer. So who will be that senior lawyer under whom I can do the apprenticeship? So all those bottlenecks, and now I think the things are getting cleared. The drafting is no more a problem. Readability, to a large extent, if not completely, is not a problem. We can read things on with the help of technology and all stuff. If you take that into account, I don't think there is much of a difference between the conditions in India and conditions in the United States or conditions in the UK. And the field, we have a level playing field, but we need a positive social outlook from the people themselves, because as it was already pointed out,
okay, I'll become a successful lawyer, but who will make me a successful lawyer? It is, after all, the clients who should make me a successful lawyer. And is the society ready to give me those clients? And that is a different thing. And if you repose the same question that you posed to me before, I would say the representation. I don't say representation because I know at the highest echelons at least is a different thing. The presence of blind people in the judiciary can be more optimistic than a political representation in India. I mean, we can hope for more and more presence because it is something that can be based on your merit, your hard work, and of course, certain amount of confidence level. And that looks pretty prospective. जी, तो अभी हमारे पास समय है कि एक एक बार आपसे बात की जाए और आपसे क्लोजिंग कमेंट भी साथ ही साथ लिए जाएं। बहरहाल एक कमेंट पाकिस्तान से आ रहा है कि हेड्स ऑफ टू द रेडियो उड़ान फॉर मेकिंग अस लिसन अ ग्रेट व्यूज ऑफ द ग्रेट पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जी सरीन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जुडिशरी हमारे तमाम अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, हमें प्रमोट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि जुडिशरी के अंतर्गत ही ये रूल्स जुडिशरी पर भी अप्लाइज होते हैं और वहां पर कुछ जुडिशरी में प्रमोशन के लिए किया जा रहा है? और आपके जो विचार आप रखना चाहते हैं उसके लिए भी आप आजाद हैं, और साथ ही साथ आपके क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, मैं जुडिशरी वाले मामले में बहुत ऑप्टिमिस्ट इसलिए नहीं हूं। एक पंजाबी कहावत है कि टिड्डे न पईयां रोटियां सारियां गल्लां खोटियां। ये जो टिपिकल वर्ग है जो जुडिशरी तक जा रहा है वो एक आम ब्लाइंड नहीं है, और ना उसके पास इतनी फुर्सत है, इतना पैसा है कि वो कोर्ट में जाए, वहां इंतजार करे सालों साल, उसके बाद कोई उसके पास कस्टमर आए। जुडिशरी अपने आप में प्रमोट करके जुडिशरी लेवल तक जजेस बना पाए, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी सीढ़ियां डिफरेंट है। अब मैं, जितनी मेरी नॉलेज है, आज तक किसी गरीब को जज बनते मैंने नहीं देखा, अनटिल अनलेस उसकी पीठ पर किसी सो कॉल्ड बड़े आदमी का हाथ ना हो। तो मेरी अपनी सोच में मध्यम वर्ग के लोग जो इतना बियर कर सके हैं कि कुछ दिन ना पैसा मिला तो माँ बाप के पैसे को एक्सप्लॉइट कर लें, वो तो उस फील्ड में जा सकते हैं। आम आदमी बहुत तोप चलाएगा तो ज्यादा से ज्यादा किसी जुडिशरी में क्लर्क बन जाएगा, और नौकरी खोजना उसके सब्र का इम्तहान नहीं है, उसकी जरूरत है, क्योंकि वो उस वर्ग से आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम जुडिशरी पर बात करके अपनी पूरे इशू को बहुत गिने चुने लोगों में समेट रहे हैं। जहां तक ओवरऑल पॉलिटिक्स और जुडिशरी दोनों को मिला के समझा जाए, तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स में हमारे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। वो मैं भी जानता हूँ, इट्स नॉट सो इजी। पॉलिटिक्स भी गेम ले दे के अपर मिडिल स्ट्राटा या मिडिल स्ट्राटा का है, लोअर स्ट्राटा का नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ताकि हमारी आवाज सुनी जा सके। जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ होगा तो वो वन स्टेप फॉरवर्ड होगा और एक इमेज क्रिएशन का एक रोल प्ले करेगा। तो इस नाते मैं मानता हूं कि इसका इंतजार किए बिना कि क्या हम वाकई में पॉलिटिक्स के लोगों को तैयार कर पा रहे हैं, वंस ए स्टिमुलस इज गिवन फ्रॉम द टॉप लेवल, possibilities are there for the disabled to come in the politics, whereas the case of judiciary is entirely different. वहां आपको certain process से जाना ही होगा, और जिस process के लिए गरीबी एक बहुत बड़ा hindrance है। जी, थैंक यू सरीन सर। सुब्रमण्य सर, आपसे जानना चाहूंगा कि as we have spoken throughout the discussion, we had numerous advocates and law graduates. So what are the main hurdles they are facing that they are not coming in mainstream? We haven't seen too much people coming out and solving our problems, or the problems of civil society. And two, because you are a journalist, you might have got some cases as well. Why this mindset of our fellow member has towards our fellow members that when we go, he said, okay, come there. Then again, we reach there, he said, okay, now you meet me tomorrow, I am in a meeting. So again, we have to just go and go, or not getting our work done.
Okay. First of all, let me apologize because I know Vashish for a long time. I never knew that he's sighted. And I've interviewed him, and fortunately I've not mentioned in any of my articles that he's blind. But he reminds me of Bill Clinton. Bill Clinton in US, they always used to call him the first black president. So he represents the blind so much that it's very difficult to see him as someone who is an outsider. Okay, that aside. As we have been discussing, one of the main problems that we have is motivation. Motivating a person to do something. Okay, if you ask me personal, I'm talking about my personal experience. I don't know. A lot of people misunderstand that I'm the first or probably the only blind journalist, which is not the case. Mr. Dr. G. Subramani, who's actually working with the Hindu as a very senior editor, was my role model. Though there was the desire that I wanted to be a journalist, I looked at him and I sort of he was someone who I always used to think of as a person that I must emulate. So I feel that it's basically creating the proper environment and motivation in the grassroots among the blind to pursue law and legal career as a sort of career of their choice. It takes time, but with the right kind of people among us, I'm sure this is achievable. That is one thing. Second thing is that you asked about deferring appointments and not meeting people. I would only say that that depends on each lawyer's priority. See, if you ask me, for example, because I'm a blind person, do I just write about blind issues only? No, I'm not. And I would say that I don't necessarily represent the constituency of blind in the media. For the simple reason that it is something that is not looked upon as a constituency inside the media in the first place. Okay, the same way I feel that lawyers take up different kinds of cases, not necessarily the blind. You must look at law as a livelihood issue, because fighting for a principle and taking something as a livelihood are two different things. Okay, I am not saying that people are not fighting for the principles and fighting for the cause of the blind. There are people who fight, but should they prioritize it above their own livelihood? I don't know. That is a choice for an individual and how much he or she can afford. So I would say that people, let me assure you one thing. I have interacted with a lot of blind lawyers. I have interacted with people who are sort of associated with law among the blind. I would tell you with confidence that they are doing their best. Okay, they are doing their best. Only thing is, sometimes, I don't know whether these could be isolated incidents. I don't even know that these things happen frequently. This could be isolated incidents, but you not judge them on these basis. Exactly. On the basis of a few incidents. Ji, Subramani sir, thank you. Now I have to move because we're running short of time as well. Vashish sir, आपसे जानना चाहूँगा, how to enforce equal participation granted by PWD Act in judiciary, and your closing comments. देखिए, इस क्लोजिंग कमेंट से पहले मैं एक बार सुब्रमण्य साहब ने जो बात कही मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा. बिल्कुल. बहुत सारे हमारे जो पहले तो thank you so much. I take it as a compliment that you could not guess that I'm a sighted person. I am a sighted person. They've been working for a long time. I mean, that was a compliment, in fact. And I missed when you actually referred me as a blind person. I actually missed that because my connection was lost. मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति भी, a blind lawyer is there in the field for livelihood. उसको भी पैसे कमाने हैं, और जो हमारा जो डिसेबिलिटी सेगमेंट उसके पास केसेस लेकर भी जाता है, वो उसको भी देखना पड़ता है प्रायोरिटाइज करके, यार मुझे कहाँ से फीस कितनी मिलेगी, मेरे को परिवार चलाना है. तो अक्सर हमारे जो ब्लाइंड सेगमेंट या हमारे जो डिसेबिलिटी सेगमेंट के जो लोग होते हैं, वो फीस देने के उतने बहुत बार काबिल नहीं होते हैं. बहुत फीस उनके पास इतना पैसा नहीं होता है जो वो अच्छी फीस दे सकें.
तो उस चक्कर में कई बार प्रायोरिटी में दे कम एक्चुअली इन द लोअर ऑर्डर, तो ही गिव्स प्रेफरेंस टू पेइंग क्लाइंट्स मोर। तो ये तो हुई, वो ब्लाइंड हो या नॉन ब्लाइंड हो, सबके लिए एक बात है। अच्छा, मैं घूम फिर कर वापस यदि अपने इस पर आऊं, अपने जुडिशरी पे आऊं, तो इसमें देखिए 3% रिजर्वेशन हमारा लॉ देता है, हमने उसको उपयोग नहीं किया है। हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी से लोग आगे नहीं आते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। 3%, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में आज से करीब 9 साल पहले, 8-9 साल पहले ये बात हुई थी, बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं था। एक कोलोकियम हुआ था जजेस का, वहां पर ये बात हुई, तो हमने वहां पर इस बात को उठाया। वहां पर मेरे साथ उस समय मिस्टर M.K. रस्तोगी थे, काफी एक्टिव ब्लाइंड जेंटलमैन थे, जिन्होंने AICV की एडवोकेसी कमेटी मेरे साथ मिलकर उन्होंने उसको शुरू किया था। तो उन्होंने कहा, वहां पर उस इशू को उठाया। अगले दिन उस जुडिशरी के जो एडवर्टीजमेंट था उसमें उन्होंने कोरिजेंडम इशू किया और 3 सीट्स फॉर द ब्लाइंड उन्होंने उसी वक्त रिजर्व करी। उसके बाद धीरे धीरे वो 5 हो गई, 6 हो गई, लेकिन वो सीट कभी भरी नहीं गई। मुझे इस बात का बड़ा दुख रहा आज तक, मेरे भरसक प्रयास के बावजूद वो भरी नहीं गई। तो 3% रिजर्वेशन है, जुडिशरी आपको अपॉइंट करना भी चाहती है एज ए सिस्टम, दे वांट टू अपॉइंट यू। वो अपना, यदि आप जाएंगे वहां पर, तभी वहां का सिस्टम आपके लायक बनेगा। क्योंकि जब तक आप जाकर वहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तब तक वो चीजें एक्सेसिबल नहीं होती, तब तक वो अपने डर से चलती रहती हैं। तो अवेयरनेस रेजिंग और सेंसिटाइजेशन के लिए आपका वहां पर होना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में बैठे रहें और ये अपेक्षा करें कि जुडिशरी एक्सेसिबल हो जाएगी, जुडिशरी सेंसिटिव हो जाएगी, मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए 3% रिजर्वेशन है। आप प्लीज कम फॉरवर्ड, जितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं दे ऑल शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड ट्राई इट। पैसे की दिक्कत मैं मानता हूँ, इसमें होगी जरूर शुरू में, लेकिन जुडिशरी में यदि आप सीधा एंट्री करते हैं तो आपके पैसे की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल आपको कोई सीनियर के अंडर प्रैक्टिस नहीं करना है। आप यदि एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं तो आते ही आप सीधा सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप जुडिशरी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और आप जज बन जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स लाइक एनी अदर जॉब। कोई आपको किसी सीनियर की जी हजूरी नहीं करनी, 7-8 साल क्लाइंट्स के पीछे, क्लाइंट्स का इंतजार नहीं करना है। एक बार आप उसमें घुस गए तो उसके बाद आप आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप हाई कोर्ट में एलिवेट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो सकते हैं, कंप्लीटली ऑन योर मेरिट। जी, थैंक यू सुभाष सर। जी, अन्नावरम सर, भविष्य में आप क्या देखते हैं संभावनाएं हमारी प्रगति की न्यायपालिका में? Yeah, judiciary, I think, has its own is unique institution in itself. Perhaps I think our role in it is not only, of course, it's a role model. At the same time, it is more than anything else, I think it's going to be kind of a great contribution to the social and political system. Most of the judgments, although I am not a lawyer myself, and I don't miss any important judgment to read. I mean, most of the important judgments that deliver, I read it on the same day. I see your own social change getting hugely reflected in the judgments. I think this is part of the, thanks to the Roman civilization, this is part of the social change. As a sociologist, I think I fully believe in it. And once we as the human resource or as the part of the social community can get an opportunity to be part of it, I think that itself is a big thing. Apart from, besides being role model, besides being contributors to the society, I think being part of a change, to write the change yourself, I think is a great thing in itself. But what future holds for us is a different thing. As being already pointed out, a 3% reservation is something that can be made very big use of, although that does not apply to the highest judiciaries. Of course, highest judiciary doesn't have an affirmative policy, if I'm not wrong. It only, so therefore, that has a different trick altogether. But even in the lower judiciary, because most of your things get decided at the lower judge, unless and until it's too big to go up. So, I mean, that is something that has to happen. Will that happen? I think it will happen, because if you ask me, for the last decade, you see more of the people at least getting interested in the law. It wasn't the case like the way it happened when we were doing things. There's a huge interest, and this is likely to result in some fruitful representation of the blind in the judiciary, if I'm not wrong. And
as far as the political, I think as the political representation is concerned, of course, I've said what I have to say. But I'm a great optimist. We definitely have better future than the present and the past. Thank you so much, and I thank you all for joining me in this discussion and putting the fruitful views and educating a lot of listeners today. Thank you so much. And listeners, आप इस डिस्कशन को YouTube पर कल सुन सकते हैं और आर्काइव ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके, और साथ ही साथ अगला शो बिल्कुल तैयार है गेम आर्स आरजे आशीष सिंगला के साथ, तो पार्टिसिपेट करते रहिए, सुनते रहिए. थैंक यू सो मच ऑल.